जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भूकंप कब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और हम लोग किस भूकंपीय जोन में आते हैं। और भूकंपीय जोन अगर हम ज़्यादा खतरनाक जोन में आते हैं तो हमें अपने घर बनवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर भूकंप से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। देखिए, जो भूकंप शुरुआत होती है वो ज़मीन के अंदर से होती है। भूकंप की शुरुआत ज़मीन के अंदर जिस स्थान से होती है उसे हम मूल मतलब होता है फोकस, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम भूकंप मूल या फोकस करते हैं। ये जमीन के अंदर होता है और सबसे पहले भूकंप जो जमीन पर जहां टकराता है उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र सरफेस पर पाया जाता है जबकि फोकस जमीन के अंदर रहता है। अब जैसे यहां देखिए, यहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ये भूकंप क्यों उत्पन्न होता है ये आगे समझाएंगे। तो ये हो गया इसका फोकस और ये ऊपर जमीन है, यहाँ छोटिया खड़ी है, ये छोटुआ खड़ा है, ये सब मिलने आया था सब, तब तक भूकंप आ गया और दोनों के बीच में जाके टकराया भूकंप। तो ये जगह हो गया ईपी सेंटर अधिकेंद्र। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते जाएंगे नुकसान थोड़ा सा घटते जाएगा। अब नेपाल में आया था जो भूकंप, उसका ईपी सेंटर नेपाल में था और यूपी बिहार उससे सटे थे, सर इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का ऊपर एरिया, उसको भी हिला दिया, लेकिन नेपाल को तो तबाह ही कर दिया। तो कहेगा सबसे ज्यादा क्षति कहाँ होती है, तो ठीक ईपी सेंटर के पास। ईपी सेंटर से सर्किल में दूर जाते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता घट जाती है। अब जो भूकंप इतना हिला क्यों देता है, तो भूकंप की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है यही पृथ्वी को हिला देती है और ये तरंग के रूप में निकलती है, वेव के रूप में। इसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं। पी सबसे पहले पहुंचेगा इसलिए प्राइमरी नाम दे दिया गया, एस सेकेंडरी, सेकंड में पहुंचा और लास्ट में पहुंचा एल तरंग, इसे लव तरंग कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एचडी लव ने किया था। तो भूकंप से निकलने वाले कुल 3 तरंग होते हैं। अब इसमें कई चीजें आपको समझना पड़ेगा, किसका आयाम ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, किसकी स्पीड ज्यादा, किसका घनत्व, मतलब हर चीज को समझिए आप। देखिए, प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर चली जाती है। और जो सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे होती है उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और जो लव तरंगे होती हैं, एल तरंग, उसकी जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर होती है। अब नुकसान सबसे ज्यादा इसी से होता है जिसका स्पीड कम होता है और सबसे कम नुकसान प्राइमरी से होता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। क्षति इससे सबसे कम होता है, इससे क्षति सबसे ज्यादा होता है। ये तो बीच वाला है तो बीच में रहेगा। अब आपके मन में आएगा इससे सबसे तेज है तो सबसे ज्यादा क्षति करना चाहिए। इसको नॉर्मल भाषा में समझिए। आप जब किसी से दिल लगाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी से आप दिल लगाने गए और बहुत हाई स्पीड में दिल लग गया, एक के बार मुलाकात हुआ, तुरंत फोन नंबर मिल गया, 1-2 दिन बात हुआ, बहुत अच्छा, तब तक आप देखें कि ले भाई साहब 2 बजे रतिया कि उसका मोबाइल बिजी आ रहा है, तो आपको एगो क्षति होगा ना, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, कहेंगे 2 दिन तो हुआ था मिलते हुए, जाओ जाओ, तो इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर उसके आने की स्पीड, जिससे दिल लगा रहे हैं, उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, धीरे धीरे आएगा। मान के चलिए कि एक थोड़ा सा पीछा किए, घर कहाँ है, भाई क्या करता है, ये क्या करता है, 2-3 महीना का समय लग गया, अब बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और 2-3 महीना बात हो गया, तब जाके पता चला ससुरा दूसरे से फसल है, तो इसके तुलना में इसमें क्षति ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त दिया है, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से आप आगे बढ़े थे, तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होगा दिल टूटने पर। अब बात करते हैं लव। 90 से पता है लव, इसकी स्पीड सबसे कम है। अब कल्पना कीजिए कि आप मैट्रिक साथ में पढ़े थे, देखते थे इधर से उधर, बात नहीं कर पाते थे, फिर इंटर भी साथ पढ़े थे, इंटर पास हो गए तो दोनों लोग तैयारी करने निकले लोग कि हम लोग तैयारी किया जाएगा। 2-3 साल का लंबा मेहनत हुआ तब जाके आप दोनों लोग में बात बनी, बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़े लोग और उसके बाद 1-2-3 साल ऐसे आप लोग में दोस्ती आगे बढ़ी और तब तक पता चला किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पे आप घूमते देख लिए, तब जो मारेगा क्षति ना, भयानक क्षति होगा, एकदम लाइफ खराब कर देता है। यही सब गाना सुनता है, सब जग सुना सुना लागे, अरे बकलवा सब। सबसे भयानक क्षति एल तरंग से होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लव। हालांकि इसकी वैज्ञानिक का नाम था लव, एचडी लव। अब समझ में आ गया ना, तो जितनी धीरे स्पीड आएगा उतने ज़्यादा क्षति होगा। तो वही अच्छा है जो पहले लात खा गया और उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, और जिनको एल तरंग मारता है ना बेचारा सुसाइड कर लेता है, बकलोल होता है सब। अरे कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। इस सब में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीज़ है लाइफ के। तो आप स्पीड समझ गए, जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा, आओ सनम जाओ सनम, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे आएगा तो जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये कौन कहाँ जा सकता है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में जा सकता है। देखिए, ये गैस में तो जाएगा, मान ली हवा में भूकंप की तरंग घूम रही है तो हवा में हिला दो भाई, हवा से, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मेन जो देखा जाता है वो ठोस और द्रव को देखा जाता है। तो ये तीनों
लिक्विडों में जा सकती है, जबकि आप सेकेंडरी यानी गौण तरंगों की बात करेंगे, द्वितीयक तरंगों की, ये ठोस में जा सकता है लेकिन द्रव में नहीं जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो तरंग है क्या यह पृथ्वी के मेंटल भाग में जा सकती है, कोर में जा सकता है? तो कोर तो द्रव अवस्था में, पृथ्वी का बीच वाला भाग कोर द्रव अवस्था में, तो उसमें तो ये जा ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ देखिए ये मेंटल से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसकी तरंगे इधर भी तो जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी तो आएंगी ना, ऐसे भूकंप इधर भी तो जाएगा तरंग, ऐसा थोड़ी है कि केवल ऊपर ही आएगा। तो जो पी तरंगे होती हैं वो इस कोर को होकर पार कर सकती है क्योंकि वो द्रव में भी जा सकती है, लेकिन एस तरंगे पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग है उसको पार नहीं कर सकती है। जब तरंग उत्पन्न होती है ना तो इस जैसे यहाँ पे इसका फोकस है तो ये वाले एपी सेंटर पे ज्यादा तगड़ा मारेगा और इधर गया तो यहाँ जाते जाते तो इसकी पावर खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो होता है, ये देखिए आप ऐसा नहीं है कि सोचिएगा कि भूकंप उत्पन्न हुआ तो केवल इस डायरेक्शन में जाता है, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये वाला द्रव में ना जाने की वजह से कोर में नहीं जा पाता है। और जबकि एल तरंग जो होता है ये पृथ्वी का जो बाहरी परत है ना, धरातल जिसमें हम लोग चलते हैं, ये मेन धरातल पे ही जाता है, इसलिए इसे धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है क्योंकि नीचे तो कोई रहता नहीं, जो धरातल पे रहेगा उसी पे ये ज्यादा क्षति पहुंचाता है। एक और समझिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब होता है सीधा एकदम निकल जाना, सीधे निकल जाएगा तो अनुदैर्घ्य होता है। यानी जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। हालांकि फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि ध्वनि तरंगे 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य होती है, 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ होती है, इसलिए इसको ध्वनि को दोनों में रखा जाता है। तो ये जो तरंगे होती है ना पी, ये अनुदैर्घ्य होती है, सीधे निकल जाती हैं और ये ध्वनि के समानता रखती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। लेकिन अगर एस तरंग की बात करिएगा तो एस तरंग ट्रांसवर्स होती है यानी अनुप्रस्थ, इस तरह चलती है। जैसे आदमी कैसे पैर उठा उठा चलता है, तो उठा उठा के चलिएगा तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। अब आदमी का मान लीजिए चप्पल का फीता टूट गया तो इसे घसटाते हुए चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तब वो हो गया अनुदैर्घ्य। यानी ऐसे चलेंगे तो अनुदैर्घ्य। और जैसे ट्रेन चलती है अनुदैर्घ्य, उठ उठ के चलती है ऐसे, और घोड़ा दौड़ता है अनुप्रस्थ, ऐसे ऐसे, तो उठ उठ के ऐसे चलेगा तो अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश भी जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलती है, ये फिजिक्स में आपको समझाएंगे। अब ये जो होती है ना, ये अनुप्रस्थ के समान ही समानता रखती है एल तरंगे, लेकिन ये ज्यादा घातक हो जाती हैं सब। यहाँ आप इमेज में देखिए कि ये सीधे निकल गई तो ये पी वेव्स है। अब ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है ये एस वेव है, ये इस तरह से जा रहा है, और एल वेव भी वैसे ही जाता है लेकिन कुछ ज्यादा ही हिला देता है, इसलिए इससे ज्यादा क्षति हो जाती है। इसे हिंदी में प्राथमिक कहते हैं, इसे हिंदी में द्वितीयक या गौण कहते हैं, और ये तो है धरातल पे चलने के कारण इसे हम धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। अब जो नया डिजाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझिए। अब वो वेव से पूछ देता है, तो पी वेव जो होती है वो बहुत घनी होती है। जैसे देखिए ये है पी वेव, और एस वेव जो होती है वो लंबी लंबी थोड़ी हो जाती है, और एल वेव और लंबा हो जाता है। इस हिसाब से आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है कि आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम बताइए तीनों का। तो आवृत्ति जो है वो संख्या को गिनता है, एक समान समय में कितनी संख्या की तरंगे उसे गिनता है। तो इसमें संख्या गिने ना ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी आवृत्ति ज्यादा संख्या में है। तो यहाँ हम स्पष्ट लिख दिए आवृत्ति यानी संख्या ज्यादा होती है पी वेव का। लेकिन अगर एस वेव का देखिएगा तो इसकी संख्या कम होती है, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो इसकी आवृत्ति यानी संख्या औसत है, मतलब इन दोनों के बीच में रहती है। जबकि अगर एल वेव जो ज्यादा क्षति पहुंचा रही थी उसकी संख्या ही कम मिलेगी, 1 2 3 और लगभग 4 मिलेगा, तो इसकी जो आवृत्ति यानी संख्या ये सबसे कम होती है। अब बात करते हैं वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य की। तो वेवलेंथ जो है वो दूरी को दर्शाता है। दूरी मतलब लंबाई, छोटी सी लंबाई रहेगी तो लंबाई कहते हैं, लंबाई बहुत बढ़ गया तो दूरी बताता है। तो ये जो है ये दूरी बता रहा है। तो देखिए, तो एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच में इतनी ही दूरी दिख रही है, तो इसकी जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। जबकि उससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ यानी दूरी यानी तरंग की लंबाई, ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए लंबाई इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये दोनों के बीच में तो सब में मिडिल में ही आएगा। जबकि आप एल वेव की बात करेंगे तो एल वेव का जो तरंगदैर्घ्य होता है, दूरी होती है, वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए इतनी दूरी है इसमें सबसे ज्यादा दूरी होता है। तो इमेज से समझिएगा। ड्रॉ करने के लिए आप सिंपल सा क्या करिएगा, इसे पी एस एल लिखिएगा, पहले छोटा छोटा फिर उससे बड़ा फिर एकदम बड़ा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उसके हिसाब से आप समझ जाइएगा। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम को। तो आयाम का सेंस होता है ऊंचाई, तरंग कितना ऊंचा है उसे हम आयाम कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई देखिए कम है, इसकी ऊंचाई उससे थोड़ा सा ज्यादा है। जबकि अगर एल वेव की ऊंचाई देखिएगा तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक होता है। आयाम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हिला देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसको मान लीजिए आप धीरे धीरे इसे तमाचा मारिएगा, छोटा छोटा आयाम से, अरे 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 इसे मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तनी सा आयाम बढ़ा कर इसे मारिए, बहुत तेज लगेगा।
एल तरंग की तरह आयाम बढ़ी है, इतना हचाक दे मार दीजिए इसे मुड़िए टूट जाएगा उसका। तो एल वेव क्यों खतरनाक होती है ये आप एकदम अच्छा से समझ गए। एक तो ये हचाक से बहुत लंबा लंबा वेव मारती है और उससे बहुत धीमे गति से आती है, एकदम अच्छा से झकझोर के बिल्डिंग को जाता है। और ये वाला आता है बिल्डिंग में जो हिला के चल जाता है, ये तो पूरा बढ़िया से अस्थिर हिलाता है ऐसे जुड़ा गिर। तो अभी के जो एग्जाम्स है उसमें ये सब क्वेश्चन से ज्यादा पूछ रहा है, आप पुरानका रट के जाइएगा तो फिर फेल होके आएंगे। भूकंप के कारण देखिए, भूकंप का पहला कारण जो होता है नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत जो मुड़ के ऐसे बना है, फोल्डेड माउंटेन है। हालांकि ये कोई खास कारण नहीं है, ये मेन कारण है प्लेट टेक्टोनिक का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है प्लेट, विनाशीय प्लेट का किनारा। हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। प्लेट क्या होता है कि हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं ये जमीन बहुत मोटी है। जैसे आप अपने घर में 2 मंजिला 3 मंजिला पे खड़े होते हैं ना, तो आप लिंटर की ढलैया पे खड़े होते हैं जो महज 4 से 6 इंच का ढलैया होता है, उस पर आपका पूरा घर रोक लेता है। तो जिस पृथ्वी पे खड़े हैं ना, ये भी एक ढलैया मिट्टी का है, और वो कितना मोटा है पता है, 100 किलोमीटर मोटा है। और जहाँ थोड़ा सा गहरा है उसके ऊपर पानी भर गया तो समुद्र हो गया। तो समुद्र जो दिख रहा है वो भी एक जमीन का हिस्सा है। 100 किलोमीटर ऊंचा जमीन है, उसमें थोड़ा सा ऊपर से धंसा दीजिए, समुद्र की गहराई कितनी होती है, 10 मैक्सिमम गहरा हो गया मारियाना ट्रंच 11 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से ऊपर से धंसा दीजिए 11, तो उसमें पानी भर जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। और नहीं तो उसके नीचे तो पूरा मिट्टी है ही है, तो लिथोस्फीयर का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग जिस पर खड़े हैं वो भी प्लेट है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है, और ये प्लेट दूसरे प्लेट से जैसे टकराएंगे ना तब आपका वहां आ जाएगा भूकंप। हम ये प्लेट को आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर समझाएंगे कैसे टकराते हैं, सब 3D में। तो यहाँ मान लीजिए ये ब्लैक वाला एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों इधर आके टकराएंगे तो इसी किनारे पे ना भूकंप की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जहां टकराने वाले किनारे रहते हैं उस किनारे को कहते हैं विनाशीय कगार, यहां भूकंप ज्यादा आते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, प्लेट अगर आपस में आके सटेंगे तो उसे कहते हैं अभिसरण, ये ज्यादा डेंजर होता है। और प्लेट अगर दूर हटेंगे तो इसे कहते हैं अवसरण। अवसरण में जैसे जैसे प्लेट हटेगा ना तो पृथ्वी के अंदर का ज्वालामुखी का मैग्मा धड़धड़ा के बाहर आ जाएगा। तो जब दूर हटता है तो उससे ज्वालामुखी आते हैं, वो भूकंप के लिए नॉर्मल माना जाता है। जबकि ज्यादा खतरनाक होता है प्लेटों का अभिसरण खतरनाक होता है, जहां प्लेट टकराएंगे वहां भूकंप ज्यादा आएगा। अब इसी का सिद्धांत दिया था रीड महोदय ने। रीड ने दिया था प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है, कितना भी खींच दीजिएगा इसे दूर हटाने के लिए तो टूटेगा नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम क्षमता के बाद ये टूट जाएगा, तब भूकंप आएंगे। या आपस में सटाइएगा तो ये मुड़ेंगे नहीं, इनके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, लेकिन उससे ज्यादा ढकेल दीजिएगा तो ये मुड़ जाते हैं, जिससे कि भूकंप आ जाते हैं। तो ये रीड का सिद्धांत कई बार पूछा है कि रीड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप इतिहास भूगोल में चल जाता है, तो ये भूकंप से संबंधित है। अब मान लीजिए कि जहां 2 प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और उसी के ऊपर आप बिल्डिंग बना दीजिए तो मानव जनित कारण हो जाएंगे, भाई वहां बनाने की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए अंटार्कटिका में भूकंप आएगा तो हमको क्या मतलब है भाई साहब वहां भूकंप आए चाहे नहीं है। भूकंप तभी खतरनाक होता है जब उसका मानव पर प्रभाव पड़े। मानव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो मानव तो जानबूझ के भूकंप का कारण बन रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक संवेदनशील विनाशी एरिया वहीं पे आप जाके बांध बना दीजिए, सड़क बना दीजिए तो टूटबे करेगा। भूकंप जो है उनकी 5 पेटियां हैं। पेटी का मतलब बेल्ट है कि यहां तो भूकंप एकदम भयानक आना ही आना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी। आपको बताएं कि जो प्लेट है 100 किलोमीटर, अगर ऊपर से 10 किलोमीटर धंस गया तो वहां महासागर बन जाएगा। तो आप महासागर को ये मत सोचिएगा कि प्लेट नहीं है, नीचे तो उसके भी जमीन है। तो ये महासागरीय पेटी, यहाँ पर 60 से लगभग 63% भूकंप यहीं आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप। और इस भूकंप का कारण क्या है, अभिसरण है। पहले इसको आप मैपिंग द्वारा समझिए तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि प्रशांत महासागर 2 जगह है, एक ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। एक्चुअली ये 2 जगह नहीं है, पृथ्वी गोल है। अब मान के चलिए कि कोई चीज मेरे नाखून के पास है, इसको खोलेंगे तो आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। वही अगर यहाँ देखिएगा तो प्रशांत महासागर एक ही जगह यहाँ बना दिए। तो जो प्रशांत महासागर का प्लेट है वो इस साइड से आप देखिएगा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से टकराता है, तो यहाँ पर भूकंप की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रशांत महासागर एक साइड में तो अमेरिका से अभिसरण यानी टकरा रहा है, और वही
इस साइड में देखेंगे तो वो एशिया वाले प्लेट से टकरा रहा है, जिस वजह से यहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आने लगते हैं सब, और ज्वालामुखी भी आने लगती है। ऐसे टकरा के हट जाएंगे, मान लीजिए अगर टकरा के टूट गया तो ज्वालामुखी भी आएगा, भूकंप भी आएगा। इस वजह से अगर आप इसको एक दोनों मैप को आपस में जोड़ेंगे तो प्रशांत महासागर इस तरह से हो जाता है। तो ये गोल एरिया लगभग डिसाइड कर देता है, तो जिसे भूगोल की भाषा में रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्नि वलय, क्योंकि भूकंप ज्वालामुखी आते रहता है तो आग धधकते रहता है, तो इसलिए इसे अग्नि वलय कहते हैं। आपसे कहेगा कि प्रशांत महासागर का जो अग्नि वलय है वो किस लिए है, तो याद रखिएगा वो ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के लिए है। ये सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र आता है प्रशांत महासागरीय पेटी। ये अभिसरण होता है किस में, तो प्रशांत महासागर का एक ओर एशिया से और प्रशांत महासागर का दूसरी ओर अमेरिका से अभिसरण होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। ये भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए है। समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आ जाती है, सुनामी आपको अलग से बताएंगे। भूकंप की जो दूसरी पेटी होती है जिसमें हम लोग आते हैं उसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से निकल जाती है, इसलिए इसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसका भी मेन कारण जो है वो अभिसरण ही है। हम आपको बताए हैं कि अभिसरण में ज़्यादा खतरनाक होता है और अवसरण में कम खतरनाक होता है। इसको भी आप मैप से समझिए कि जैसे ये देखिए पूरी दुनिया यहाँ पर, अब जो हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ पर है, ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर के केप वर्डे द्वीप से चालू होता है और ये यहाँ तक जा रहा होता है। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इस पेटी को देखेंगे तो यहाँ दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। अफ्रीका प्लेट जो नीचे से है वो ऊपर ढकेल रहा है यूरोप वाले प्लेट को, तो ये बड़ा वाला प्लेट है उसको ढकेल देगा। तो आने वाले 10 से 20 हजार साल बाद ये यूरोप जो है ना मैदान से ऊपर उठ के पठार बन जाएगा। यहाँ वाटरलू का मैदान बहुत फेमस है, जिस तरह में इंडिया में पानीपत का मैदान है। तो ये आपका जो अफ्रीकी प्लेट है ये ढकेल के यूरोप वाले प्लेट को उठा देगा। तो जहाँ ढकेलने वाला जो जहाँ जुड़ेंगे वहीं पर भूकंप आएगा। तो ये डॉटेड लाइन है, इस लाइन के आसपास जो रहेगा वहाँ पर भूकंप आना ही है। अब यूरोप का इधर वाला एरिया आएंगे तो ये एशिया और यूरोप लगभग आपस में मिलते रहते हैं, इसलिए इसका टेक्निकल नाम है यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया। अब इस साइड में आएंगे तो ये यूरेशियन प्लेट है और ये हिंद महासागर और हिंदुस्तान दोनों एक ही प्लेट पर है, ये हिंद महासागर, तो इसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट इसको ढकेल रहा है यहाँ पर। इंडिया पहले यहाँ था अफ्रीका में, ये आगे समझाएंगे इवोल्यूशन में कैसे कैसे यहाँ गया। अब ये इसको ढकेल रहा है, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर भी भूकंप आएगा। तो ये नेपाल के पास मिल जाते हैं और ये हमेशा उसको ढकेल रहा है। तो इसीलिए हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। हम लोग जब छोटे थे तो पढ़े थे कि 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। आप लोग पढ़ रहे हैं 8,850 मीटर है। 10 साल रुकिए, इसी को आप पढ़िएगा 8,852 मीटर है। रीजन क्या है कि इंडियन प्लेट लगातार ऊपर ढकेल रहा है, हर साल ये ऊंचा हो जाता है, 5 सेंटीमीटर ऊपर भाग जाता है, जिस वजह से यहाँ टकराते हैं और ये एरिया पूरी तरह से संवेदनशील हो जाता है। और चूंकि जहाँ टकराएंगे वहाँ पहाड़ बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका पहाड़, आल्पस पर्वत से लेके इधर निकलेंगे तो यहाँ काकेशस पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है, हिमालय, आराकामियोमा। तो ये पहाड़ी कारण जो होते हैं वो भी भूकंप के कारण बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेन कारण पहाड़ नहीं है, मेन कारण अभिसरण हो जाता है। तो हिंदुस्तान का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो क्या है, वो महाद्वीपों के बीचों बीच से आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो मुख्य रूप से नेपाल यानी हिमालय से होकर गुजरता है और आगे जाके प्रशांत पेटी में जाकर मिल जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, तो हम लोग का जो पेटी है वो तो मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गया। ये अभिसरण का कारण है। किससे अभिसरण हो रहा है, तो अफ्रीका ढकेल रहा है यूरोप को बना देगा एक दिन पठार, और एक और इंडियन प्लेट ढकेल रहा है यूरेशियन प्लेट को, इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। ये दोनों जहां मिलते हैं वहीं पे बन गया है हिमालय पर्वत। ये समझ में आ गया। अब जो तीसरी भूकंप की पेटी है उसे हम कहते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। ये अटलांटिक महासागर के बीच में है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये अवसरण बंद करती है। कैसे, देखिए ध्यान से। ये अटलांटिक महासागर है, एस के आकार का है। इसमें क्या है कि इधर का प्लेट इधर जा रहा है और इधर का प्लेट इस साइड जा रहा है। तो ये अभिसरण नहीं हो रहा है जो खतरनाक होगा, बल्कि ये अवसरण हो रहा है। तो
तो प्लेट जब दूर जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर धधक के निकलेगा ज्वालामुखी से, तो मैग्मा इसमें बाहर निकल जाता है और ठंडा होकर वो एक चट्टान बना लेगा और ये लगातार फैल रहा है इसलिए लगातार मैग्मा निकलेगा और इसके अंदर एक बड़ा सा चट्टान बन गया है। समुद्र के अंदर डूबे हुए चट्टान या पहाड़ को हम रिज या कटक कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, यहाँ ज्वालामुखी आते हैं और वही ज्वालामुखी का मैग्मा ठंडा होकर एक कटक बना लिया है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा कटक कहेगा तो मध्य अटलांटिक कटक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में है ये मध्य अटलांटिक कटक। तो ये मध्य अटलांटिक में अवसरण होता है जिससे क्या निकलते हैं, ज्वालामुखी, और इसी ज्वालामुखी के जमाव से कटक का निर्माण हो जाता है उस एरिया में। देखिए पृथ्वी पर अगर आप प्लेटों की बात करेंगे तो बड़े बड़े 7 प्लेट हैं जिसमें मुख्य रूप से महाद्वीप हैं, और छोटे छोटे प्लेटों की संख्या क्या करेंगे तो लगभग वो 20 है, लेकिन 20 फेमस नहीं है। उन 20 में से कुछ ऐसे भी छोटे प्लेट हैं जो ससुरे भूकंप ला देते हैं, तो उन्हें हम यहाँ लिखे हुए हैं। अब एक एक करके समझा देते हैं। हालांकि एप्लीकेशन पे तो इसका PDF वगैरह सब आज ही डाले हैं, अभी तो एप्लीकेशन आप लोग के लिए खुला नहीं है, वो जस्ट बताएंगे हम किस दिन खुलने वाला, अब 1 से 2 दिन में उसको खोल देंगे। तो इसको आप मैपिंग के हिसाब से समझिए। इन तीनों को पहले समझा देते हैं, फूका प्लेट, कोकोस प्लेट और नजका प्लेट, ये कहाँ पर है सब इसको ध्यान से समझिए। अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, तो अमेरिका के जस्ट इस साइड में, पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर में, यहाँ पर एक है फोका प्लेट। तो ये फोका प्लेट अमेरिका में भूकंप ला देता है क्योंकि प्रशांत महासागर वाला आके इसको ढकेल देता है, तो यहाँ भूकंप आ जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिको के जस्ट इधर में है कोकोस प्लेट। अब याद रखिएगा, यहाँ एक कोको द्वीप है, यहाँ एक कोकोस द्वीप है, ना ये कोको है ना ये कोकोस है, ये कोकोस है लेकिन ये कोकोस प्लेट है। ये कोकोस प्लेट कहां लाता है तो प्रशांत महासागर में मैक्सिको के तट पर भूकंप लाता है। नजका प्लेट, ये कई बार यूपीएससी में पूछा है, नजका प्लेट कहां है, तो नजका प्लेट एक छोटा सा प्लेट है, वो प्रशांत महासागर में है लेकिन वो पेरू तट के पास है नजका प्लेट। तो ये छोटे छोटे प्लेट हैं लेकिन ससुरे विनाशी प्लेट है, दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर वही आप अगर कोई प्लेट को देखेंगे, जैसे ये अटलांटिक प्लेट है जो नीचे की ओर है, तो ये अटलांटिक महासागर में प्लेट है लेकिन इसके पास कोई दूसरा प्लेट ही नहीं है, जिस वजह से यहां भूकंप वगैरह नहीं आते हैं सर। भाई टकराएगा तभी तो भूकंप आएगा। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी भूकंप नहीं आते हैं, तो अटलांटिक वाला है। अरे भाई ये नीचे वाला अटलांटिक का रहे, ये अंटार्कटिक वाला, तो ये अंटार्कटिक के पास कोई प्लेटें टकराने नहीं जा रहा है। टकराएगा तभी तो अभिसरण होगा और वो जो किनारा कगार है वो विनाशी कगार बनेगा, तो यहाँ भूकंप का लिए आएगा, नहीं आते हैं सब यहाँ पर। और छोटे छोटे प्लेट देखिए, तो अफ्रीका की भ्रंश घाटी, जब हम आपको बताए थे कि 8वां महाद्वीप जिलांडिया, तो उसमें बताए थे कि आने वाले समय में ये अफ्रीका में भ्रंश घाटी आ रही है जो इथोपिया से लेकर नीचे तक जा रही है। ये आने वाले 40 से 50,000 साल बाद ये कट कर अलग हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह से हिंदुस्तान पहले यहाँ था, कट के अलग होकर वहाँ चला गया, ये भी अलग होगा। अब ये जो अलग होगा तो यहाँ भी भूकंप आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ अभिसरण नहीं हो रहा है, अवसरण हो रहा है, दरार पड़ रही है, जिस वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है जिसे बृहद भ्रंश के नाम से जानते हैं। ये भी भूकंपीय क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पर तंजानिया पहाड़ी वगैरह है जो भूकंपीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और अगर और छोटे प्लेट की बात करेंगे तो ये वाला इंडिया के अंडमान के पास है। अंडमान के पास एक छोटा सा प्लेट है जिसका नाम है बर्मा प्लेट। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा प्लेट। यही बर्मा प्लेट 26 दिसंबर 2004 को टकरा गया था इंडियन प्लेट के पास, सुमात्रा द्वीप के पास, जिससे भयानक सुनामी चली आई थी। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो दक्षिणी चीन सागर है उसका वो जो प्लेट है उसका जो ज्योग्राफिकल नाम है उसका नाम है सुंडा प्लेट, और यहाँ पर फिलीपीन के पास है फिलीपीन प्लेट। तो ये छोटे छोटे प्लेट हैं, ये 7 ऐसे छोटे प्लेट हैं जो हैं ससुरे छोटे, देखने में लगे छोटे लेकिन घाव करे गंभीर। ऐसे ससुरा बर्मा प्लेट छोटा दिख रहा था, सुनामी लेके चला आया। तो ये आप छोटे छोटे प्लेट समझे, और ये भी समझे कि अगर प्लेट टकराएगा नहीं तो वहाँ भूकंप नहीं आएंगे, जैसे अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आते हैं। ये छोटे प्लेट हो गए, और ये अंटार्कटिका में भूकंप आते नहीं है, वहाँ आदमी भी नहीं रहता, आएगा भी तो कोई किसी काम का तो नहीं रहेगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फिर एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे तो इसका PDF और टेस्ट तो सब बताएंगे आप लोग को। तो इसमें हम आपको मोटा मोटी हर एक प्लेट बताए हैं। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो इधर भी है। हम लोग का जो भूकंपीय प्लेट है वो है आपका मध्य महाद्वीपीय। इसका मध्य महाद्वीपीय क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये पूरे महाद्वीपों के बीचों बीच से आ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हिमालय और भारत का उत्तरी हिस्सा है। ये मध्य अटलांटिक है, इसमें तो अवसरण हो रहा है, इसमें तो भूकंप
भूकंप ही नहीं आते हैं। अब समझते हैं भूकंपीय जोन किसे कहते हैं। वह एरिया जो प्लेटों के कगार के पास जहां टकरा रहे हैं ठीक वहीं पे आ जाएगा तो उसका भूकंपीय जोन ज़्यादा खतरनाक वाला हो जाएगा, उससे दूर जाएंगे तो कम खतरनाक। तो भूकंप के खतरे को भांपते हुए हम एरिया को बांट देते हैं, ये ज़्यादा संवेदनशील है, ये कम संवेदनशील है, उसे हम भूकंपीय जोन कहते हैं। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 होते हैं। भूकंपीय जोन जो 1 है इसमें लगभग 5 तीव्रता का भूकंप आता है, जिसमें किसी को कोई दिक्कतें नहीं होता है। इसलिए भूगोलवेताओं ने अभी कह दिया है कि जो भूकंपीय जोन 1 है इसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया है। भूकंपीय जोन को 2 से गिना जाता है, लेकिन कहेगा कितने होते हैं तो 1 से 5 होते हैं, और 1 वाले को अभी खत्म कर दिया गया है। जैसे जैसे आप भूकंपीय अभी क्या लिखेंगे आप, बट नाउ ओनली 4 जोन हो चुके हैं। जैसे जैसे आप भूकंपीय जोन 1 से किधर जाएंगे 5 की ओर, आप खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी डेंजर की ओर बढ़ रहे हैं। यानी सबसे खतरनाक जोन कौन सा आता है, 5वां जोन आता है। ये कहाँ मिलेगा, जहाँ एकदम प्लेट मिल रहा है, जैसे हिमालय का निचला भाग, नेपाल का एरिया, ये 5वें जोन में आता है। 1 नंबर जोन तो खत्म कर दिया गया है, हिमालय आपके 5वें जोन में आता है। यहाँ नक्शा दे दिए है, इसको आप स्क्रीनशॉट में लेके देख सकते हैं। जो रेड कलर से दिया है वो जोन नंबर 5 है, जिसमें कश्मीर आता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल का वह एरिया जो बिहार यूपी से सटता है वो हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गए लाल वाले एरिया में। लाल मतलब कौन सा है, भूकंपीय जोन 5 है। ये गुजरात का ऊपर वाला कच्छ जो है, भुज में तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आ गया। सोचिए सब लोग झंडा फहरा रहे थे, लोग सुबह सुबह भूकंप आ गया, बहुत खतरनाक भूकंप था वहाँ पर। ये तो इस बार एग्जाम में भी पूछा था किस दिन आया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो भूकंपीय जोन 2 जहाँ से अब तो मेन शुरुआत हो रही है, हम आपको पहले ही बोले कि 1 नंबर खत्म हो गया। आप इस नक्शा में भी देखिएगा तो भूकंपीय जोन 2, 3, 4, 5 को बनाया गया है। तो देखिए दक्षिण भारत में ये वाला एरिया कम है, 3 नंबर में आ जाता है येलो जोन। तो यहाँ से आप कलर के हिसाब से जोन डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस जोन में आते हैं। अभी जो बताएं वो आपके पीसीएस लेवल या फिर आपके यूपीएससी लेवल में वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी, इस सब के एग्जाम में क्या पूछेगा, बच्चा वाला चीज कि भूकंप को किस मशीन से नापते हैं, तो सिस्मोमीटर से नापते हैं। ये मशीनमा का नाम है सिस्मोमीटर, ये नाप देता है वहां पर। भूकंप की स्टडी को क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहते हैं। किस ग्राफ से नापते हैं, तो उसे जिस ग्राफ पे उसको बनाया जाता है उस ग्राफ का नाम होता है सिस्मोग्राफ। किस स्केल से नापते हैं, तो स्केल कई ठो है जिसमें रिक्टर स्केल फेमस होते हैं। पहले आप ग्राफ और स्केल में अंतर समझिए। यहां हमने ग्राफ बना दिया कि भैया ये भूकंप आया है, ग्राफ बना दिए। अब इस ग्राफ को नापिएगा कैसे, कि भाई किलो में नापिएगा कि लीटर में नापिएगा कि सेंटीमीटर में, कोनो ना कोनो एक स्केल रहना चाहिए ना। जैसे गेहूं को आप किलो में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, तो चीजवा तो वही है, उसको नापने के लिए यूनिट चाहिए, कोई ना कोई स्केल चाहिए। तो इस ग्राफ को कहते हैं सिस्मोग्राफ। इस ग्राफ की ऊंचाई या खतरा को नापने वाले मीटर को कहते हैं हम लोग रिक्टर स्केल। तो ग्राफ अलग है, स्केल अलग है, मशीन अलग है, और इसका पूरा अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब जो स्केल होते हैं सिस्मोग्राफ को नापने वाले स्केल, ये पहले एक फेरल स्केल था जिसे रॉसी स्केल भी कहते थे, ये सफल नहीं हुआ। मार्केली स्केल, ये तो एकदम गलत था, इसमें 1 से लेकर 12 तक अंक थे। ये प्रेक्षण और अनुभव पर आधारित था कि इस साल जो अगर 10 गो घर गिराया है तो मान लीजिए कि भूकंप की तीव्रता 6 है, और अगली बार मान लीजिए गिरा दिया 20 गो या 40 गिरा लिया तो उससे ज़्यादा है, मतलब ये अनुभव के आधार पर है। नहीं समझिए तो ये फालतू हो गया, इसको भी निकाल दिया गया। अभी जो पूरी दुनिया मानती है वो मानती है रिक्टर स्केल, जिसे हम लोग रीचर स्केल भी कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप कमीशन लेवल के एग्जाम में बैठे हैं तो उसमें पूछ देता है कि रिक्टर स्केल पर रेयरेस्ट भूकंप को किस अक्षर से दर्शाते हैं, तो वो 10 से दिखाते हैं। तो जनरली इसमें 1 से 9 तक अंक होते हैं आपके रिक्टर स्केल में। आप छोटे मोटे वनडे एग्जाम में देते हैं तो 1 से 9 में मारेंगे, लेकिन कह देगा एकदम रेयरेस्ट भूकंप को किस में दर्शाएगा, तो 10 में। इसकी एक खासियत क्या होती है रिक्टर स्केल की, कि हर अंक अपने से पिछले अंक से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी अगर आपसे कह रहा है कि रिक्टर स्केल पर कोई भूकंप आया है जिसकी तीव्रता है 6, और रिक्टर स्केल पे एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता है 7, तो आपको अंक में भले दिखेगा कि 6 से 7 एक ही अंक है, लेकिन पावर देखेंगे तो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो रिक्टर स्केल पर हर एक अंक अपने से पिछले अंक से 10 गुना ज़्यादा खतरा को लेकर रखता है। रिक्टर स्केल पर अगर 7 तीव्रता से कम का भूकंप है तो उससे कोई लॉस नहीं होगा, बस आपको हल्का हल्का हिला के चल जाएगा। लेकिन अगर 7 तीव्रता का भूकंप है तो जरूर क्षति पहुँचाएगा, और 7 से भयानक जितने ज़्यादा आप चले
चले जाइए और भयानक आ जाएगा। फुकुशिमा में तो आ गया था 9 तीव्रता का भूकंप। नेपाल में जो आया था 8.1 था, जो लांबा जूम जिसका सेंटर था 2015 वाला का। तो ये आप समझ गए रिक्टर स्केल, ये सब बच्चा वाला चीज़ है। आगे समझिए, देखिए एक लाइन आप पढ़े होंगे आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन जो होता है उसे हम समान तीव्रता यानी समान क्षति वाले एरिया को मिलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी आया 6 तीव्रता का भूकंप, यहाँ भी आया 6, यहाँ भी आया 6, यहाँ 6, लेकिन यहाँ आ गया 7। तो आइसोसिस्मल लाइन कैसे खींचेगा, इसे मिला दीजिए। तो एक जैसी तीव्रता वाले, जहाँ एक जैसी तीव्रता रहेगी वहाँ एक जैसे नुकसान भी होगा। तो समान तीव्रता वाले जगह को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। लेकिन ये पुराना हो गया ये क्वेश्चन। अब पूछता है कि होमोसिस्मल लाइन क्या है। तो होमोसिस्मल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो टाइमिंग को बताता है। एक साथ भूकंप आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई जगह 10 बजे भूकंप आया, एक जगह यहाँ भी 10 बजे आया, यहाँ भी 10 बजे आ गया और यहाँ आया आपका 12 बजे। तो ये होमोसिस्मल में तो आएगा नहीं, ये भी 10 बजे आया, ये भी आया, ये भी आया। जो एक टाइम पर भूकंप को मिलाते हैं, समान समय को दर्शाएगा, तो वो हो जाता है होमोसिस्मल। और समान तीव्रता यानी समान क्षति को दर्शाएगा तो हो जाता है आइसोसिस्मल लाइन। ये वाला ज़्यादा पूछता है आजकल एग्जाम में। आप समझते हैं इसकी भविष्यवाणी या इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि नहीं। तो एक लाइन में जवाब है कि भाई आप भूकंप का वर्तमान समय में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिससे पता चल सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या नहीं। जैसे कि वायुमंडल में रेडान गैस तो पाया नहीं जाता, ये सबसे भारी गैस है, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी आने से पहले इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो मशीन है इसको नापने वाले बता देते हैं कि रेडान गैस बढ़ रहा है, इसका मतलब भूकंप आने वाला है। दूसरा कि वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अचानक बढ़ जाते हैं। अब जो मशीनें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नापने वाली, वो भी बता सकती हैं। ये दोनों तो आप अपने मन से नहीं बता सकते हैं। और जो तीसरा चीज होती है वो एनिमल, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सियार, जो भूकंप से पहले आने वाली जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि जो होती है अवश्रव होती है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ये जानवर सुन लेते हैं और लगते हैं सब भागने वाला जगह खोजने। तो जानवरों की बिहेवियर में अचानक चेंजिंग से भी आपको चेतावनी ले लेना चाहिए कि क्या यहाँ भूकंप आने वाला है या नहीं है। लेकिन ये चेतावनी बहुत कम समय में मिल पाता है, 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाता है। तो हमको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए भूकंप के समय, उसे समझिए। देखिए जब भूकंप के दौरान जब घर गिरते हैं तो बम देखिए जब मिसाइल वगैरह से हमला होता है ना, तो घर पूरी तरह से फंस जाता है। ऐसे भूकंप में ऐसा नहीं होता है, एक घर दूसरे घर पे गिर के फंस जाते हैं सब, इसलिए पूरी तरह से नहीं गिर मर पाते, मतलब आदमी उसमें पूरी तरह से दब नहीं पाता है। इसलिए आप देखिए होंगे कोई घर गिर गया है, 2 से 3 दिन बाद भी उसमें से कुछ लोग जिंदा निकलते हैं। मतलब एक दीवार इस दीवार पे ऐसे फंस के अटक जाता है, नीचे थोड़ा सा जगह रहता है, आप उसमें बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, घर का जो कोना वाला एरिया है, कोना में क्या होगा कि ये भी दीवार एक दूसरे पे आके अटक जाएगी। आप बीच में रहेंगे तो भाई इधर कोई भी गिरेगा तो बीच में ना गिरता है, तो आप कोना में चले जाइएगा, कोई दीवार के कोने में चले जाना चाहिए। और कोई मजबूत चौकी वगैरह जो होता है उसके नीचे घुस जाना चाहिए। कभी कभी भूकंप क्या होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। मान लीजिए 6 या 6.5 का भूकंप आया तो कोई छोटा मोटा छज्जा है या घर का 1-2 ईंट गिरेगा, पंखा उनका गिर जाएगा, खोपड़िया भी गिर जाएगा तो मर जाएंगे। तो मजबूत चौकी वगैरह के नीचे घुस जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम तीव्रता का रहेगा तो आप बच जाएंगे, मुंह हाथ नहीं फूटेगा। कोना में खड़े हो जाएंगे तो जैसे कोना में खड़े रहेंगे तो गिरे उड़ेगा बिल्डिंग ना, तो थोड़ा सा आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जब आप घर बनवाइए तो घर बनवाते समय याद रखिएगा भूकंप रोधी छड़ जरूर दिलवाइएगा। गलती इंसान घर बनवाने में 2 ही ठोकर देता है। एक जो पेंट कराता है तो पेंट में एंटी इंसेक्ट एक केमिकल आता है, वो पेंट में मिला के घर में पेंट कर दीजिएगा ना तो 5 साल तक कीड़े मकोड़े, मकड़ी उकड़ी, छिपकली वगैरह नहीं लगते हैं सर। तो आदमी ऐसे पेंट करा देता है, एकदम व्हाइट पुट्टी मार एकदम बड़ी। भाई साहब ये सब भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। और लकड़ी के चीज़ पे पेंट मारते समय उसमें भी आपको मिला देना चाहिए कीटनाशक, घुन नहीं लगेंगे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बिल्डिंग में जब छड़ दीजिएगा तो भूकंप रोधी छड़ जरूर दीजिएगा। ये क्या करते हैं सब, फ्लेक्सिबल थोड़ा होते हैं सब, भूकंप के छोटे मोटे झटके को रोक सकते हैं सब। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप अगर आता है जापान में, लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहाँ बहुत ही कम लोगों की जान जाती है। अब ये भूकंप के अलावा एक चीज़ होता है सुनामी। सुनामी को जो होता है वो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। एप्लीकेशन में इसका PDF वगैरह डाल दिया गया है। एप्लीकेशन जिस दिन आएगा उस दिन एप्लीकेशन की फीस बहुत ही कम रहेगी। देखिए एप्लीकेशन को हम कभी भी अलाउंस कर सकते हैं, जिस दिन एप्लीकेशन अलाउंस करेंगे उस दिन जो फीस रहेगा वो केवल 9 रुपये रहेगा। और 9 रुपये 2 रुपये GST लगेगा, यानी 11 रुपये में आपको 11 रुपये में बढ़िया चाय नहीं मिलेगा। केवल उस दिन 11 रहेगा।
आएगा, उसके बाद फिर फीस जो है ना बढ़ जाएगा उस दिन उसके बाद। इसलिए आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से, जीरो से लेकर एकदम कमीशन लेवल तक, तो भाई आप तैयार रहिएगा। फर्स्ट दिन लीजिएगा, पैसे बच जाएंगे, अगले दिन लीजिएगा फिर हमको नहीं बोलिएगा। समझ में आ गया? आप ये समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।